अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो पार्ट 2 वीडियो है। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स हमने 6 तक कर लिए थे। तो आज जो है न्यूमेरिकल नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। न्यूमेरिकल कौन से हैं, बराबर में चल रहे हैं। और बाकी 6 न्यूमेरिकल अगर आपको देखने हो तो आपने क्या लिखना है, ऑल न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स बाय एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लिखना, सर्च करना, वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। पार्ट 2 वीडियो में सिर्फ हम 4 न्यूमेरिकल जो रह गए थे वो करेंगे। वो वीडियो 1 घंटा 44 मिनट तक हो चुकी थी, तो उसको मैंने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, वहीं रोक लिया था। और आज पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वो हमारा पूरा हो जाएगा। आप लोग मुझे बताना कि आपने पहली वीडियो देख ली है या नहीं देखी है, ठीक है, ताकि अगर नहीं देखी हो तो मैं उसको जो है चेक कर लूँ। अब हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर कौन सा है, 7 है, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, न्यूमेरिकल 7 में सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं क्या है। अब मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, उसकी डायग्राम ज़रूर बना दिया करूंगा ताकि समझने में बड़ी आसानी हो जाए अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। अच्छा, गिवन डेटा में आपको क्या कहा जाता है, आपके पास बराबर में चल रहा है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है वाटर लीव्स द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल हॉर्स। अब हॉरिजॉन्टल हॉर्स क्या होता है, आपने अपने घर में पाइप देखा है, जैसे कोई पार्क है, पार्क के अंदर पानी डालने के लिए एक पाइप यूज़ हो रहा होता है, जिससे माली जो है या गार्डनर जो है वो हर जगह जाकर पानी डाल रहा होता है। उसी पाइप को बोलते हो आप हॉर्स। और हॉरिजॉन्टल हॉर्स का क्या मतलब है कि समझो ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ का क्या हो गया, सरफेस हो गया। अब इस सरफेस पर कोई पाइप यूँ हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। देखो वैसे तो डिस्टेंस 0 है, हाइट 0 है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अर्थ का सरफेस और पाइप अलग अलग नज़र आ जाए। तो समझो ये एक पाइप है, ठीक है। अब ये गोल कर जो है वो आप लोग इसको फोल्ड कर देते हो, आपने देखा होगा। ये आपका पाइप हो गया हॉरिजॉन्टल हॉर्स। अब जो हाइट है ना दोनों साइड से, वो 0 है, यहाँ से भी 0 है और यहाँ से भी 0 है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है न्यूमेरिकल कैसा समझ में आ रहा है डायग्राम के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशनें क्या दी हुई हैं। अब जेट क्या होता है, जेट उसका आगे वाला हिस्सा कह लो, ठीक है। वाटर लीव द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल, यानी पानी निकल रहा है। अब देखो पानी इंटर यहाँ से हो रहा होगा, बेशक वाटर यहाँ से इंटर हो रहा होगा, और यहाँ से आपका वाटर आउट हो रहा होगा एट स्पीड। अब किस स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, पानी की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये याद रखना, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द हॉर्स। अच्छा, पाइप के अंदर पानी की क्या स्पीड है, तो पाइप के अंदर समझ लो यहाँ पर पानी की क्या स्पीड है, ये पाइप है ना, तो पाइप के अंदर भी तो कुछ स्पीड होगी ना पानी की। तो पाइप के अंदर जो पानी की स्पीड है वो है v1 लिख देता हूँ मैं, इसे v2 कर देता हूँ इसे। तो ये आपको दी हुई है 0.40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है, पानी के पाइप के अंदर। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द हॉर्स। पाइप के अंदर क्या प्रेशर है ये बता दो। P1 आपने कैलकुलेट करके बताना है। अब P2 आपको शायद आगे गिवन होगा, उसको भी देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी आपको गिवन कर दी है, यहाँ गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो V1 V2 हमने क्या लिखा, V2 हमने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर हमें V1 दिया हुआ था जो कि हमने लिखा 0.40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें और मज़ीद चीज़ दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है पानी की। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का क्या प्रेशर है आपको वो भी गिवन है। तो ये प्रेशर है, ठीक है, ये आपका रॉ हो गया, ये प्रेशर हो गया। तो ये आपको दिया हुआ है 100। अच्छा ये बताओ ये 1 लाख है या 10,000 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि ये PA का मतलब क्या है, पास्कल। पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये याद रखना। डायग्राम समझ में आ गई, क्या काम हो रहा है, सब समझ में आ गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो वैसे तो बात समझ में आ गई है। P2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ बर्नौली कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही, बर्नौली लगा दो यहाँ पर। अच्छा
हेयर वी यूज बर्नौली, BERNOULLI, बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन याद है? जी बिल्कुल याद है सर। क्या होता है? P1, ठीक है, P1 हो गया आपका। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, आपको P1 ही कैलकुलेट करके बताना है। मैंने यहाँ लिख भी दी थी ये चीज़, यहाँ भी लिख दी है। P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस GH डेंसिटी GH1 इक्वल टू, ये हो गया एक साइड बर्नौली का। अब बर्नौली का दूसरा साइड देखते हैं। तो बर्नौली का दूसरा साइड हो गया P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2, ठीक है। अब मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि यहां भी हाइट 0 है, H1 भी 0 है, H2 भी 0 है। तो ये बात तो सब बच्चों को पता चल गई कि H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू 0 है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस P ये डेंसिटी G ये 0 हो गया। ये वाली टर्म भी लिख दो, P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस G रॉ प्लस डेंसिटी G और ये भी चीज़ 0 हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी। अब इसको मैं लिखे रहने दूंगा, इसके आगे से काम चलता रहेगा हमारा। ये भी 0, ये भी 0। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बच गया हमारे पास? रेस्ट ऑफ द पार्ट, सबसे पहले ना डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं डाल दिया करो, पहले जो चीज़ें दी हुई है ना उसको हटा दो, जो ख़त्म हो रहा है उसको पहले ख़त्म कर दो, फिर बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो 1/2। अब इंशाल्लाह आगे जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना उसमें डायग्राम ज़रूर बनाया करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। अब देखो ये मैंने पूरी डायग्राम ड्रॉ कर दी, तो अब आपको कितना प्यारा समझ में आया होगा, बताना कैसा समझ में आया। अब कुछ मुश्किल तो नहीं है, मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा। देखो ना यहाँ भी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और सब चीज़ें गिवन है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेना, यहीं सॉल्व कर लेना, फिर उधर लेके जाना। तो ये हमारा ये आ गया। देखो 1/2 हम सबको पता है 0.5 के बराबर होता है, आसान हो जाती है इससे कैलकुलेशन। डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है? 1000 दी हुई है। कमेंट में बताना ज़रूर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं भी तो अपनी गलतियों से सीखता हूँ ना। तो अगर आप मुझे बताओगे कि हाँ सर ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये ऐसा ना करें ऐसा करें, तो मुझे क्या होगा, ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा और फिर मैं अच्छा इंसान बनूंगा ना। तो ये आप लोग मुझे बताना 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताना। 5, अच्छा डेंसिटी हो गई 1000। अब देखो यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, डिवाइड नहीं करा रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ बस, क्योंकि वहाँ जगह ख़त्म हो गई है मेरे पास। V2 कितना है? 10 का स्क्वायर। बस अब सिंपल कैलकुलेशन जो आप लोगों को आती है वो कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करो, मैं कराता हूँ आप लोगों को सॉल्व, टेंशन ना लो, ठीक है। एक मिनट बस कैलकुलेटर ओपन हो जाए। जब तक आप लोग कमेंट कर दो कि सर ये इस तरह से अच्छा समझ में आ रहा है या पहले समझ में आता है, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूँ भाई, अगर बच्चे को समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर उसे नहीं समझ में आ रही बात तो मैं क्या पढ़ा के फ़ायदा क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पढ़ाने की मुझे कोई फ़ीस तो नहीं मिल रही है ना, मतलब किसी ने मुझे टीचिंग में रखा हुआ तो नहीं है ना। अच्छा देखो यहाँ मुझसे एक चीज़ मिस हो गई है, वो मैं लिख देता हूँ, अब जगह बिल्कुल है नहीं, इधर ऊपर करके लिख रहा हूँ P2, ठीक है। 1000 से पहले क्या आएगा आपका, यहाँ ना छोटी सी, बल्कि सही है, सही है। प्रेशर की जगह तो मैंने वो पुट कर दिया है ना 1 लाख, तो सही है। अब इसको भी सॉल्व कर लो, इस वाली पूरे हिस्से को सॉल्व कर लो। तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, ये तो बड़ा नंबर है, आप लोगों को डायरेक्ट तो करा दूंगा लेकिन मसला हो जाएगा ना, इसलिए इसको ऐसे रहने लिखे रहने दो। अच्छा अब देखो यहाँ देखो, अब वो तो मैंने लिख दिया 1 लाख, 0.5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ रहा है। तो 50000, इन दोनों को ऐड करो, 80 से डिवाइड करा दो। तो ऐड कर लेता हूँ 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 प्लस 5 0 0 0 0, हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है 150 0 0 0 0,
ठीक है। 80 से नहीं, 80 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि तो वहाँ माइनस प्लस हो रहा है ना, यहाँ के तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, तो P1 इक्वल टू आंसर -80, तो ये आएगा आपके पास 150000 -80, तो ये आ रहा है 149920 PA पास्कल। अब चेक करते हैं गलत किया या ठीक किया भाई, उम्मीद तो है कि अच्छे की कि हमने ठीक किया। अब बुक में शायद ऐसे जवाब नहीं दिया हुआ होगा। देखो 80, अगर मैं बोलूँ आपके पास 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में से 80 रुपये मुझे दे दो, तो आपके 1.5 लाख रुपए पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो बोलोगे बस छोटी सी रकम है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बुक में पता है क्या जवाब लिखा हुआ है? बुक में ना ये जो 80 को माइनस किया है इसको नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि 80 इतना कम है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसी को साइंटिफिक नोटेशन में करके जवाब दे दिया। देखो जो बच्चा ऐसे लिखेगा 100% उसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर जो इस तरह लिखेगा इसका जवाब कि P1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, तो भी ठीक है। सही है, दोनों तरीके मैंने बता दिए, क्योंकि हो सकता है आपका मेरा वाला जवाब आ रहा हो, अगर मेरा वाला जवाब लिखोगे 100% ठीक हो। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है? सिर्फ 80 रुपये का, तो वो बात मैंने समझा दी ना। आपके पास 1.5 लाख रुपए है, मैं 80 रुपये मांग लूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए गए 1.5 लाख रुपए, लेकिन मैंने कहा मेरे कोचिंग की फ़ीस 80 रुपये है, तो आप बोलोगे सर आपकी कोचिंग की तो फ़ीस ही नहीं है, ज़ीरो है। बेशक 80 रुपये है, पर 1.5 लाख रुपए के मुकाबले में तो ज़ीरो ही माना जाएगा ना। तो यहाँ पर वही हुआ, इतना कम है कि उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, तो बिल्कुल सही जवाब आ गया हमारा। साइंटिफिक नोटेशन कैसे की पता चल गया ना, यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये हमारा जवाब था। अच्छा अब मैं इसी को रिमूव कर देता हूँ, वहाँ नहीं जा रहा, बुक का पेज चलने देता हूँ। अब फिर अगेन वही बात, बताना आप लोगों को कैसा समझ में आया डायग्राम की मदद से। लेकिन अब आगे इंशाल्लाह जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, उसमें प्रॉपर डायग्राम होगी, एक एक चीज़ इतनी डिटेल में ले जाऊंगा, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं करूंगा, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं करूंगा, मगर इतनी अच्छी डिटेल्स दे दूंगा कि कभी आप खुद से करने बैठोगे ना न्यूमेरिकल, तो आपको हाँ याद होगा कि हाँ सर ने ये बात बोली थी, यहाँ पर ये बोली थी। ठीक है, तो वही गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा थोड़ा सा ये बड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बड़ा कहूँगा मैं से, इसकी वजह है कुछ बताता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट? अब देखो एक एयरक्राफ्ट है आपके पास, आई होप अच्छा बन जाए। ठीक है, ये आपका एक एयरक्राफ्ट है, ये आपका एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये आपका एक एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट है आपका। अब ये एयरक्राफ्ट क्या है? आसमानों में उड़ रहा है, यानी एक फ्लूट में उड़ रहा है। अब फ्लूट क्या है? गैस है आपकी। ठीक है, ये याद रखना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट? अब इस एयरक्राफ्ट का कोई वेट तो होगा ना, एयरक्राफ्ट वेटलेस तो नहीं होते ना, उनमें वेट बहुत ज़्यादा होता है, टनों में होता है इसमें वेट, लेकिन फिर भी इंजन की मदद से वो उड़ पाते हैं। विथ अ विंग एरिया, विंग का इसका एरिया आपको गिवन है। अब विंग क्या होता है? देखिए प्लेन में ये चीज़ें जो निकली हुई होती हैं विंग होते हैं, है ना, पता है ना आप लोगों को, जो उसके बड़े बड़े विंग निकले हुए होते हैं। अब वो मुड़ते तो नहीं है, वो तो स्ट्रेट ही रहते हैं, क्योंकि वो परिंदा थोड़ी ना कोई। अच्छा, अब विंग का एरिया कितना दिया हुआ है? 50 मीटर स्क्वायर हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हॉरिजॉन्टली इसका एरिया दिया हुआ है आपको 50 मीटर का स्क्वायर। बात समझ आई अच्छी? चलो आ गई। इज द वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस ऑफ विंग इज। अब एयर आ रही है, एक एयर, देखो एयर आ रही है, एयर एक ऊपर से गुजरेगी। भाई देखो, आप अगर पानी के आगे कोई चीज़ रख देते हो तो पानी क्या करता है? बीच में से कट जाता है, थोड़ा ऊपर से गुजरने लग जाता है, थोड़ा नीचे से गुजरने लग जाता है। ऐसा ही एयर के साथ होता है। हवा आ रही है, ठीक है, हवा आ रही है, हवा इधर से टकराई, आधी ऊपर से निकल गई, आधी नीचे से निकल गई। बात समझ आई? ऊपर से जो हवा निकली उसकी स्पीड कितनी है? ऊपर से जो हवा निकली, ऊपर से हवा जो निकली, तो इसलिए इसमें ऊपर ही लिख रहा हूँ इसको, ऊपर से जो हवा निकली उसकी स्पीड है आपके पास, हाँ कितनी 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 है? 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
एंड द लोअर सरफेस, और लोअर सरफेस यानी जो पर के नीचे से हवा निकली उसकी स्पीड कितनी है, ये v1 लिख लेते हैं, इसे v2 लिख लेते हैं, 140 मीटर पर सेकेंड। अब कम क्यों हुई भाई? देखो जब चीज़ से टकराएगी आपकी, मतलब एयर टकराएगी तो एयर को कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी तो स्पीड कम होगी, सिंपल सी बात है। डेंसिटी ऑफ एयर इज, एयर की डेंसिटी भी गिवन है। अब सारी जो वैल्यूज मिल गई हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा देख भी लेते हैं, पता क्या करना है, वेट पता करना है, ये तो मैंने लिख ही दिया था ना, यहाँ तो पहले ही पता चल गया था हमें। वेट पता करना है। अब आपको बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा लेकिन आसान है। अब जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं उसको ज़रा उतार लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया मैंने लिख दिया था 50 मीटर का स्क्वायर, और v1 कितनी दी हुई है। अच्छा देखो एक काम कर लेते हैं, अब हम ना ये डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाली वेलोसिटी v1 है या नीचे वाली वेलोसिटी v1 है, तो कम वाली वेलोसिटी को v1 कर लेते हैं, है ना, जैसा हम करते हैं वैसा ही कर लेते हैं, मसला नहीं है, लेकिन ये आसान हो जाएगा इसलिए। तो v1/v2, बात समझ में आ गई क्यों v1 किया मैंने, क्योंकि वो कम है इसलिए, और डिफरेंस भी लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 150 मीटर पर सेकेंड, मज़ा आ रहा है वैसे इससे ना माशाल्लाह से, समझने में भी और समझाने में भी। डेंसिटी आपको गिवन कर दी थी। अब डेंसिटी क्या होगी कि समझो ये आपके पास एक बॉक्स है, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले लो। अब 1 मीटर क्यूब में कितना मास मौजूद है, ये डेंसिटी है। अब फॉर एग्जांपल 3 kg का मास मौजूद है तो ये डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन अभी जो एयर की डेंसिटी दी हुई है 1.29 kg पर मीटर क्यूब दी हुई, स्क्वायर नहीं होता क्यूब होता है, वॉल्यूम लिया जाता है ना। अच्छा अगेन हेयर वी यूज बर्नौली। अब हाइट के ऊपर आ जाते हैं। हाइट मतलब हमारा वो तो उड़ रहा है ना हवाई जहाज, लेकिन एक चीज़ को ज़रा देखो, समझो कि ये हमारे पास एक लाइन गुजर रही है, इस लाइन के ऊपर ये उड़ रहा है। एक लाइन हाइपोथेटिकल मैंने बना ली, इस लाइन के ऊपर ये उड़ रहा है। इधर इसकी हाइट कितनी है इस लाइन के मुकाबले में बताओ, 0। इधर इसकी हाइट कितनी है इस लाइन के मुकाबले में, 0। तो h1 h2 0 रख के सॉल्व करा जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आसान हो गया ना। अब देखो ज़मीन पे खड़ा हुआ होता तो ये वेलोसिटी तो होती नहीं, तो ये नहीं समझना कि ये सरफेस है, एक लाइन बना ली मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए चीज़ की ज़रूरत होगी। चलो तो इसको देखते हैं, हाइट कितनी है, h1 h2 इक्वल टू 0 लिया जा रहा है, ठीक है, 0 रखा जा रहा है इसे। बर्नौली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बर्नौली इक्वेशन बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, बर्नौली। अच्छा बर्नौली इक्वेशन क्या क्या थी ज़रा बताओ मुझे। P1, अभी तक किसी ने ये बात नहीं पूछी सर, प्रेशर भी आएगा, टेंशन नहीं लो, अभी आएगा प्रेशर। P1 प्लस 1/2 और डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस G डेंसिटी GH, P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस G, ये H1 है, ठीक है, तो H1 कर दिया। चलो इसको सही कर देता हूँ, GH1 रॉ GH2, ये चीज़ 0 हो जाएगी, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में आने में मुश्किल हो रही हो तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। डेंसिटी G0, ठीक है, डेंसिटी G ये 0 हो गया, ये ज़ीरो, तो बात तो ख़त्म होने वाली है। अब देखो P2 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस। तो बल्कि काम करते हैं ना, P2 माइनस P1 करना है ना, नहीं बल्कि P1 माइनस P2 करना है। तो P1 यहाँ हो रहा है प्लस, यहाँ आगे P2 हो जाएगा माइनस। अब आपने ये जो चीज़ ली है उधर की तरफ ले जाओ, तो बच क्या गया, P2 चला गया ना, तो ये बच गया 1/2 डेंसिटी
और V2 का स्क्वायर माइनस, ये यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 1/2 डेंसिटी और V1 का स्क्वायर। इसको समझने में कुछ मुश्किल, परेशानी, टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है ना। चलो, P1 माइनस P2, इसका क्या मतलब है? डेल्टा P। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेल्टा P से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आना चाहिए था P2 माइनस P1, लेकिन कंडीशन ये अज्यूम करो कि आपके पास P1 ज़्यादा है, P2 कम है, तो उस सिचुएशन में तो डिफरेंस ऐसे ही निकलेगा ना। बात सही है। चलो देखो 1/2 डेंसिटी यहाँ हैगा, कॉमन निकाल लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इधर भी है इधर भी है, तो अब बाकी आपको पता है क्या था। अच्छा, तो डेल्टा पी तो हमें निकालना है क्योंकि हमें वेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात तो आई नहीं अभी तक कि सर ये डेल्टा पी क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्या डेल्टा पी के फॉर्मूले में फोर्स नहीं है? फोर्स क्या होती है? वेट होती है ना। तो डेल्टा पी निकाल लो, एरिया आपके पास मौजूद है, फोर्स कैलकुलेट कर लेना, वही वेट है आपका। तो हो गई ना डाउट क्लियर। तो ये बात मैंने उस वक्त बोली नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो समझाता हूँ थोड़ा आगे ले जाकर। तो इसी वजह से डेल्टा पी निकाला। ज़रा फॉर्मूला देखो, वेट का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, पी एफ ए। ये एफ फोर्स है, वेट भी तो फोर्स होता है, तो ये आपका ये हो गया। ये पी नहीं था, उसके लिए ये सारी कहानी मैंने करी। चलो बात क्लियर हो गई ना। कभी कभार टीचर थोड़ी बात आगे जाके बता देते हैं, तो आप लोगों ने बस तहम्मुल रखना होता है। 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। अब ज़रा इनके स्क्वायर लेकर इन्हें माइनस कर दो, या एक और आसान तरीका बताऊं, ये 1/2 0.5 हो गया, ठीक है। डेंसिटी तो मुझे 1.29 दी हुई थी ना, 1.29 दी हुई थी। अब इसको ज़रा मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करा देता हूँ। देखो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें पता है 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी आपके सामने होगी, देख लो। और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2900। कभी कभार पता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई और कंटेंट बनाता, जैसे कि टेक का कंटेंट या टेक की वीडियो बना रहा होता, एक मिनट लूँगा बस आपका। अब कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं कोई और कंटेंट बना रहा होता, टेक का, गाने वाने का, मतलब गाने वगैरह का कंटेंट, या टिकटॉक वगैरह का कंटेंट बना रहा होता, या कोई ऐसा कंटेंट बना रहा होता जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस इंटरटेनमेंट होती, तो वो मेरे लिए कितना बुरा होता ना। मतलब जब तक मैं वीडियोस डालता रहता, आप लोग लाइक करते रहते, फिर ख़त्म हो जाती बात, है ना। फिर तो आप मुझे लाइक नहीं करते, भूल जाते कौन कितने टिकटॉकर बड़े बड़े आए चले गए, पता नहीं कहाँ हैं वो लोग, आप लोग उनको याद नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे पे कितना बड़ा करम किया कि मैंने आपको ऐसा कंटेंट दिया जिससे आपको फ़ायदा हुआ, आपने पढ़े सीखे। अब सोचो फ्यूचर में जाकर आप बड़े इंसान बनोगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस में जाएगा, कोई रेंजर्स में, कोई फ़ौज में, कोई एयरफोर्स में, और कोई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई साइंस की फील्ड बढ़ेगा, कोई टीचर बनेगा। लेकिन आप मुझे याद रखोगे कि हाँ कोई एमी इंग्लिश सेंटर था, उसमें सर फैज़ थे और टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, तो अपनी दुआओं में याद रखोगे। तो ये बड़ा एहसान है। व्यूज़ कम है उनके मुकाबले में, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, सबाब वाला फ़ायदा है ये। तो ये मेरे लिए बड़ा, ये चीज़ मुझे बड़ी मोटिवेट करती है कि कभी मैं ये नहीं सोचता कि मैं उन जैसा व्लॉग बनाऊं या कोई इस तरह का कंटेंट बनाऊं जिससे बस इंटरटेनमेंट मिले, कोई फ़ायदा ना हो किसी का। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बनाता। चलो ये तो आ गया भाई। देखो यहाँ पर आकर तो मुझे ये कह देना चाहिए था कि बाकी आप काम कर लो, लेकिन मेरी लेगेसी है ना, पूरे काम कराता हूँ। आज बोलोगे सर आज आप टाइम से बड़ा करा रहे हैं, तो भाई देखो टाइम से नहीं करा रहा हूँ, बस कोशिश ये कर रहा हूँ आपको बोर ना होने दूँ, मैं खुद भी बोर ना हूँ, ठीक है। तो W/A। अब कुछ है जो ऐसा आपको पता ना हो, तो ये देखो क्या आया 1870। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही कंटेंट बनाओ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, सीखने के लिए मिले, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनके मार्क्स अच्छे हों। कुछ भी ऐसा करो कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, कुछ भी ऐसा ना करना जिससे फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो 50, तो ये आ रहा है आपके पास
सॉरी 9352 न्यूटन। अच्छा ये मैंने ओमेगा टाइप बना दिया है थोड़ा, क्योंकि मैं ग्रुप वेलोसिटी पढ़ रहा था तो उस वजह से ओमेगा बन गया मुझसे ये। चलो ये आ गया, वैल्यू चेक करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन कर देता हूँ 1 2 3 4। तो W = 9.3। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा सर हमने क्या करना है पेपर में, साइंटिफिक नोटेशन या ऐसे? दोनों तरह लिख देना, मैं भी अपने पेपर में सेम काम करता हूँ। जब छोटी वैल्यू आ रही होती है ना, ऐसी वैल्यू जिसमें 5 डिजिट आने हैं या 6, तो वो ऐसे भी लिख देता हूँ पूरा का पूरा, और फिर साइंटिफिक नोटेशन भी कर देता हूँ। टेंशन ही ख़त्म हो जाती है मेरी और आप लोगों की। चलो हो गया माशाल्लाह से, कितनी प्यारी बात समझ में आई। तो ये हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे काम करा करो, ठीक है, ज़िंदगी में हमेशा लोगों का फ़ायदा करो, कभी भी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचने दो। अगर आपको किसी की ज़ात से तकलीफ़ पहुँच रही है तो सब्र करो और शुक्र अदा करो, सब्र करो, सब कुछ इंशाल्लाह एक दिन आसान हो जाएगा। कभी कभार लोग मायूस हो जाते हैं, भाई कोई फ़ायदा नहीं है मायूस होने का, मायूस होने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि इंसान और नाउमीद हो जाता है। और मायूसी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। किसी ने आपको ये बात कही है कि परेशान होने से, टेंशन लेने से नंबर अच्छे आते हैं? मुझे बताना, मैं भी टेंशन लूँगा कल से, परेशान होऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मुझे इतना पता है, टेंशन लेने से। ठीक है चलो। अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ पाइप, बड़ी प्यारी बात कर दी है करने वाले ने कि पाइप की बात कर दी है। पाइप लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड आपके लिए ये मैंने एरो से बना दी है। विथ अ डायमीटर, ये देख रहे हो, ये डायमीटर है। अगर मैं इसको यूँ बड़ा करके बना दूँ तो ये ऐसा नज़र आएगा कुछ, तो ये डायमीटर है, समझ रहे हो, ये सेंटर से पास हो रही होगी लाइन, ठीक है, डायमीटर है। डायमीटर की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, तो D = 0.50। अब हमेशा ऐसे ही समझाऊंगा न्यूमेरिकल, याद रखना। एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड ये फ्लो जो कर रहा है उसकी स्पीड है। अब देख लेते हैं ये किधर की स्पीड की बात करिए, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो। हाँ इधर ही की बात करिए कि इधर ही से फ्लो कर रहा है, तो इधर ही की स्पीड ले रहा हूँ। तो V = 4.20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई? टेंशन, परेशानी, मुश्किल, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो या कोई बुरी लग गई हो? नहीं सर कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो फिर चलो ना इसको सॉल्व करते हैं। D = 0.50। अच्छा V = 4.20 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर। अच्छा पूछा क्या है, फ्लो रेट ΔV/ΔT। कोई लड़ाई ही नहीं है हमारी इस बात पे। तो क्या यूज हो रहा है, दानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज हो रही है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी AV = A2V2। सिर्फ इतना हिस्सा उठा लो तो क्या बनेगा, AV। अब 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ आपने A और V ही उठाया ना। अब V किसके बराबर होता है? V वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या बराबर नहीं होती L/T के? सर होती है, लेकिन एक छोटे से एरिया को देख रहे हो आप, एक छोटे से एरिया को देख रहे हो ना, तो ΔL है। देखो अब आप बोलोगे सर क्यों? पीछे का पाइप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाइप है। जी सर बिल्कुल है, इसको मैंने बोल दिया इनिशियल लेंथ, कह दिया। अब आगे तक का पाइप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाइप है, फाइनल पाइप है, इसको मैंने बोल दिया LF। तो LF माइनस LI करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? ΔL मिलेगा ना मेरे भाई। तो यही तो बात कर रहा था मैं। अक्सर परेशान हो जाते हो आप, सर क्या लिख देते हैं आप ΔL। इसमें मेरी भी गलती है कि मैं आप लोगों को ये बात बहुत डिटेल में नहीं बता रहा था ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, लेकिन ये गलत बात है कि मैं अपना टाइम बचाने के लिए आपको चीज़ें ना बताऊं सही से। तो अब तो मैंने बड़ी खोल के बता दी सारी बातें। अच्छा पता क्या, अच्छा A और ΔL क्या बनेगा? A और ΔL, देखो यहाँ डेल्टा है तो ΔV ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी तो आप इतने हिस्से का ही देख रहे होगे ना।
तो वॉल्यूम भी इतने हिस्से का ही देख रहे होगा ना, तो इसलिए वो डेल्टा वी। तो ऊपर पुट कर दो ए वी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी बन गई फ्लो रेट की इक्वेशन। अब सर टेंशन क्या, ये नहीं पता क्या बनाया है ये, मैंने सर्कल बनाया ना, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताओ ज़रा मुझे, पाई आर स्क्वायर, सर्कल एरिया यही होता है। टेंशन परेशानी की बात तो नहीं है, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, मैं थोड़ा हाथ ले आऊँ, बल्कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। अब नज़र आ रहा है, आप नज़र आएगा, ये एरिया सर्कल एरिया लिखा मैंने। सर एक और टेंशन क्या, सर ये डी दिया हुआ है आर नहीं है। भाई डी क्या होता है, डी का आधा करोगे रेडियस बनता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैसे, देखो ये आधा किया मैंने डी का, क्या बना रेडियस ना, तो पुट कर दो यहाँ। सर अब कोई टेंशन नहीं रही है, चलो नहीं रही ना टेंशन, ए कैलकुलेट कर लो, इसको इक्वेशन 1 बना लो और यहाँ लिख लो फॉर ए, सबसे पहले ए चाहिए। चलो 3.142, डी क्या है 0.50 डिवाइड डी तनहा से 2। अब देखो एक साथ ही कैलकुलेशन लगा दो पूरी की पूरी, क्या दो हिस्सों में कैलकुलेशन करोगे आप लोग? चलो मैं कराता हूँ ना आपको, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं। देखो पहले तो मैंने ये रख लिया 3.142 रख लिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, फिर मैंने दोबारा ये ब्रैकेट ले लिया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करा करो, क्योंकि पेपर में ना पता है क्या होता है, जल्दी जल्दी में ना छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो आप। पेपर से करोगे ना वो टेंशन ही खत्म, वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने सारा कैलकुलेटर से करा होगा, बार बार वेरीफाई भी करके देख सकते हो। ये आपका ए, पुट ए इन इक्वेशन 1। क्या कोई गलत बात? नहीं सर बिल्कुल सही बात करी आपने। अच्छा तो डेल्टा वी पहले लिख लेता हूँ, फिर डेल्टा टी लिख लेता हूँ, फिर मैं ए लिख लेता हूँ जो कि मुझे दिया हुआ है 0.19, बल्कि दिया हुआ नहीं था मैंने निकाला है। और फिर मैं लिख लेता हूँ वी 4.20, फिर मैं लिख लेता हूँ अपना आंसर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, तो 0.196 मल्टीप्लाई 4.20 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है 0. सिंपल कैलकुलेशन किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस, 0.8232। मैं अक्सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा होता हूँ ये वैल्यूज़। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आपको आता नहीं है, आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकाल रहे होते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है ये बात ठीक है? मतलब मैं ये वैल्यूज़ क्या याद तो नहीं करूँगा ना कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है। अगर ऐसा करूँगा तो एक ही न्यूमेरिकल करा सकूँगा पूरे साल में, क्योंकि एक एक वैल्यू याद करना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। हाँ तो अच्छा आया तो ठीक है। मसला है एक, मसला क्या है, अभी मैं ज़रा यूनिट लिखता हूँ, बात समझ आ जाएगी। मीटर क्यूब पर सेकंड आया है। उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं बताएं, लीटर पर मिनट बताएं, कितना लीटर गुजरा मिनट में ये बताएं, क्योंकि अक्सर आप ये यूनिट इस्तेमाल नहीं करते हो। मतलब जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे होते ना तो ये यूनिट नहीं लगाते। अब टेंशन की तो कोई बात है नहीं, ज़रा यहाँ देखो कन्वर्जन देखो ज़रा, अभी बात समझ आ जाएगी। गलत हमने नहीं किया, काम सही किया। देखो 1 मीटर क्यूब बराबर कितने के होता है, 1000 लीटर के। मैं ज़रा देख लेता, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो गलती नहीं होनी चाहिए ना, नहीं बल्कि नहीं गलती हो रही है। 1 मीटर, हाँ सही है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अच्छा अब उसके बाद हमें आगे क्या बताना है, ठीक है, तो उसके आगे मुझे क्या बताना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर हो गया, मैंने वेरीफाई भी कर लिया ऐसे। मिनट, तो एक मेरे पास कितना है, 1 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, 1/60। तो सिंपल है, पहले मैं यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसके बाद 60 मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हो, क्योंकि देखो वो डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़रा मैं यहाँ बता देता हूँ, 1 मिनट, ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ।
1 मिनट कितने के बराबर होता है? 60 सेकेंड के। तो इधर इसको ले आओ, डिवाइड में ले आओ, तो इसीलिए वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, मैं ज़रा इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर कर दूँ कि देखो आपको ना सेकंड से मिनट में जाना है ना, यही जाना है ना। तो आप क्या करोगे, 60 को यहाँ से डिवाइड करा दोगे, 60 को यहाँ पे लाके डिवाइड, तो इधर जब डिवाइड कराओगे ना तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। तो 0.8232, तो ये 1000 तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। मिनट्स सेकंड से अगर मिनट में जाना है तो डिवाइड कराना पड़ेगा आपको कितने से, इस पूरे चीज़ को डिवाइड कराना पड़ेगा 1/60 से, 60 ऊपर उठकर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं उस वक्त आपको बोल रहा था, 0.8232 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 60, तो ये काम हुआ आपका। ठीक है, अब ज़रा इसको कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर के ऊपर सेकंड जो है ना काफ़ी छोटा यूनिट होता है। 0.8232 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ रही है 49। लिखते हैं ज़रा वैल्यूज़, छोटा न्यूमेरिकल था लेकिन काफ़ी टाइम ले गया। 49392, 49392 चेक करते हैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, 49392 बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई? कुछ टेंशन परेशानी मुश्किल? अब तो देखो मैंने बहुत खोल के समझाया है सब कुछ, वरना मैं चाहता वहीं पे 60 और 1000 लिखता और बोलता ये लो हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना बच्चे का दिल जो है ना पढ़ाई से हटा देती हैं। मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा होता हुआ क्या है वहाँ पर, और वो भी ठीक है, वो तो पहली बार देख रहा होता है ना, या उसने अगर देखा होता है तो उसको पता नहीं होती ये चीज़। तो हमें चाहिए कि हम इसे क्लियर कर दें आपके लिए कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर, यहाँ पे कैसे किया काम, बात समझ आ जाएगी। चलो 10 आखिरी, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कोई छोटी सी बात होगी इसमें बिल्कुल। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। अब देखो ब्लड जिस चीज़ में से मूव करता है वो भी तो पाइप ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में क्या होता है? सर हमारे हाथ में पाइप तो नहीं होता भाई, हमारे हाथ में रग होती हैं ना, खून की रगें होती हैं ना, वो रग असल में पाइप ही होते हैं। ये कुदरती बने हुए पाइप हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे तो नहीं होते वो पाइप, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट कर दो तो ऐसा ही नज़र आएगा कुछ आपको। तो कहते क्या है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड। आपने इसमें से ब्लड मूव कर रहा है पाइप में से, मतलब आपकी रग में से। क्या अब मुझे बताया ना, अब इस ब्लड के जो ये जो हमारी रग होती है खून की, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? सच बोलूँ मुझे अभी नहीं पता क्या बोलता है, लेकिन मैं देख लूँगा। आई थिंक कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक है, देखो मैं पहचान लिया ना, कैपिलरी कहता है। तो आपने वी बताना है कि किस स्पीड से वो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आपने बताना है। अच्छा, मेजर आर्टरीज, आर्टरीज कहते हैं, बल्कि कैपिलरीज नहीं आर्टरीज कहते हैं। कैपिलरी वो कुछ और चीज़ है, वो भी ऐसी होती है लेकिन कुछ और चीज़ है। ऑफ द ब्लड विच हैव अ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर एरिया आपको गिवन कर दिया। इसका एरिया मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने A इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर देना, इसको पहले मीटर क्यूब में ले जाना, नहीं बल्कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है, तो इसको नहीं लेके जाना, कन्वर्ट नहीं करना इसको। जब आंसर ही उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ तो कन्वर्ट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं यूज़ द डेटा ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से डेटा यूज़ करो। अब मैं ज़रा एक चीज़ आपको बता दूं, ये वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ये पेपर में आपको गिवन होगी, यहाँ पर गिवन नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमने एक एग्जाम्पल में ये चीज़ आपको दी थी, उधर से डेटा ले लो। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में नहीं है। पेपर में अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू गिवन की जाएगी। इन्होंने ये इशारा दिया है कि हमने ऐसा कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में दिया था आपको, तो वहाँ पर आपने फ्लो रेट निकाला था किसका, ब्लड का, तो वहाँ से वैल्यू इस्तेमाल करो। तो ये फिर याद रखना, आप लोग टेंशन नहीं लेना, इस वैल्यू को ये दिया होगा आपको पेपर में। ठीक है, अब क्या है, हमने इक्वेशन निकाली थी फ्लो रेट की,
ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सर टेंशन, टी तो है ही नहीं, नहीं नहीं टी आएगा भाई जान, ये देखो नहीं टी तो ही है पूरा, तो सही है, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं ए वी। इसकी वैल्यू कितनी है, पूरे की वैल्यू दी हुई है इस पूरे रेशो की 28.56। ये वी क्या हो रहा है यहाँ, ए क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो 28.56 डिवाइडेड बाय ए, तो 28.56 डिवाइडेड बाय 21, तो ये वी की वैल्यू आपकी आ गई। देखो डायग्राम भी मैंने बना दी है छोटी सी, अगर कुछ मुश्किल हो रही हो तो वो डायग्राम को हवाला ले लो, ठीक है, डायग्राम को हवाला ले लो। तो 28.56 डिवाइडेड बाय 2.1 इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी आपके जो वो होती है, जो रग होती हैं खून की आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर में ही रख के सॉल्व कराया गया है। देखो 40 मिनट लग गए सिर्फ 4 न्यूमेरिकल कराने में, तो उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ में आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखना, और ये बात मुझे आप लोगों ने ज़रूर बतानी है कि हाउ वॉज द मेथड, ये कैसा मेथड लगा, समझ में आई बात, अच्छा लगा, बोरिंग था, जो भी बेहतरी हो। सर आप बोल बहुत ज़्यादा गए या आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया या आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो भी बेहतर लगे सजेशन वो मुझे दो। हाँ, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तो मैं हमेशा कहूँगा। कभी किसी पे आप तनकीद कर रहे हो ना, यानी किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बुरे अल्फाज ना बोलो, अच्छे अल्फाजों से समझाओ, ताकि उसे बात समझ भी तो आए ना। तो यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत बहुत याद